नमस्कार। सोचिए एक ऐसा देश जहां दुनिया का एक सबसे अच्छा, सबसे प्रोग्रेसिव मैटरनिटी लीव कानून हो, लेकिन वही कानून देश की ज्यादातर कामकाजी महिलाओं पर लागू ही ना हो। सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही है भारत की पेरेंटल लीव पॉलिसी का विरोधाभास। मतलब एक तरफ तो है शानदार कानून और दूसरी तरफ है एक, कह सकते हैं, कड़वी जमीनी हकीकत। तो चलिए आज इसी विरोधाभास को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ये वादा है क्या? ये है 26 हफ्तों का। भारत में जो महिलाएं ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं, उन्हें पूरे 26 हफ्तों की पेड मैटरनिटी लीव मिलती है, मतलब पूरी सैलरी के साथ। और ये दुनिया की सबसे लंबी छुट्टियों में से एक है। मतलब इसने ग्लोबल लेवल पर एक बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। कागज पर देखें तो ये एक जबरदस्त वादा लगता है। लेकिन अब आते हैं असल कहानी पर। ये जो इतना अच्छा कानून है ना, वो भारत की 90% से ज्यादा वर्किंग वुमेन तक पहुंचता ही नहीं है। वजह बहुत सीधी सी है, क्योंकि वो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं। और बस यहीं से इस पूरी कहानी का जो पैराडॉक्स है वो शुरू हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये 26 हफ्तों का शानदार वादा ये आया कहां से? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर इस कानून के सफर को देखना पड़ेगा कि आखिर कैसे भारत ने कागज पर इतनी मजबूत और इतनी प्रोग्रेसिव पॉलिसी तैयार कर ली। तो देखिए, ये सफर शुरू हुआ 1961 में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के साथ। उस टाइम पर 12 हफ्तों की छुट्टी मिलती थी। फिर आया साल 2017 और एक बहुत बड़ा, मतलब गेम चेंजिंग बदलाव हुआ। छुट्टी को 12 हफ्तों से बढ़ाकर सीधे डबल से भी ज्यादा 26 हफ्ते कर दिया गया। और इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों ने इन राइट्स को और भी मजबूत बनाया है। तो साफ है कि कानूनी ढांचा तो वक्त के साथ लगातार बेहतर होता गया है। और पता है, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। जब हम इसे दुनिया के बाकी देशों से कंपेयर करते हैं, तो भी भारत की ये पॉलिसी काफी स्ट्रांग दिखती है। देखिए, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ILO, वो कहता है कि कम से कम 18 हफ्ते की छुट्टी तो होनी ही चाहिए। और भारत तो 26 हफ्तों के साथ उस स्टैंडर्ड से भी कहीं आगे है। तो ये तो हो गई वादे की बात, जो कागज पर बहुत अच्छी लगती है। पर अब आते हैं उस हकीकत पर जहां एक बहुत बड़ा तबका पीछे छूट गया है। चलिए समझते हैं कि ये अनदेखा बहुमत कौन है और क्यों ये सिस्टम उन तक नहीं पहुंच पा रहा। तो आखिर ये 90% महिलाएं हैं कौन? सोचिए, इनमें वो हैं जो हमारे घरों में काम करती हैं, जो खेतों में मजदूरी करती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती हैं, या फिर जो अपना छोटा मोटा काम करके गुजारा करती हैं। ये सभी टेक्निकली मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के कानूनी दायरे से ही बाहर हैं। और इसी वजह से एक इतना बड़ा हिस्सा इस फायदे से पूरी तरह दूर रह जाता है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? देखिए, इस पूरी समस्या की जड़ है पैसा, या कह सकते हैं पैसों का बोझ। भारत का कानून कहता है कि पेड लीव का सारा खर्च कंपनी यानी एम्प्लॉयर को ही उठाना होगा। अब इसका एक ऐसा नतीजा निकलता है जिसके बारे में शायद सोचा नहीं गया था। जो छोटी और मीडियम साइज की कंपनियां हैं, वो महिलाओं को नौकरी देने से ही कतराने लगती हैं। उन्हें लगता है ये एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है। इस टेबल से भारत के मॉडल और दुनिया भर में जो मॉडल अपनाया जाता है, उसका फर्क साफ समझ आता है। देखिए, भारत में सारा बोझ सिर्फ एम्प्लॉयर पर है। वहीं ILO और दुनिया के लगभग 44% देश एक अलग मॉडल फॉलो करते हैं। वो है सोशल इंश्योरेंस या पब्लिक फंड का मॉडल। इसका फायदा क्या है? इससे लागत सब में बढ़ जाती है और कंपनियों पर महिलाओं को हायर करने को लेकर जो एक फाइनेंशियल प्रेशर होता है ना, वो भी कम हो जाता है। तो जब पॉलिसी और जमीनी हकीकत के बीच की खाई इतनी बढ़ जाए, तो अक्सर अदालतों को बीच में आना पड़ता है। और यहां भी ऐसा ही हुआ। अब देखते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया और मैटरनिटी और चाइल्ड केयर लीव को सिर्फ एक फायदा नहीं, बल्कि एक फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया। और इस बड़े कानूनी बदलाव के पीछे एक मां की कहानी है। हुआ ये कि हिमाचल प्रदेश में एक प्रोफेसर थीं। उनके बच्चे को एक बहुत ही रेयर जेनेटिक बीमारी थी। जाहिर है उन्हें देखभाल के लिए छुट्टी चाहिए थी, लेकिन उन्हें चाइल्ड केयर लीव देने से मना कर दिया गया। और बस यही केस आगे चलकर एक लैंडमार्क अदालती फैसले की वजह बना। तो यही वो मामला था जिसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। कोर्ट ने सीधे सीधे राज्य सरकार को कहा कि वो अपनी पॉलिसी पर दोबारा विचार करे। ये वाकई में एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे एक इंसान का संघर्ष पूरे सिस्टम में बड़े बदलावों की नींव रख सकता है। और इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही। कोर्ट ने कहा, वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी कोई प्रिविलेज नहीं, बल्कि एक संवैधानिक जरूरत है।
सोचिए इस लाइन का मतलब। इसका मतलब ये है कि महिलाओं को काम करने लायक माहौल देना सरकार के लिए कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। ये कोई फेवर नहीं है। इसी फैसले ने चाइल्ड केयर लीव, जिसे सीसीएल भी कहते हैं, उसके अधिकार को भी पक्का कर दिया। अब ये सीसीएल है क्या? ये महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए 730 दिनों की पेड लीव होती है, जिससे वो अपने बच्चों की देखभाल कर सकें। और कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि ये एक संवैधानिक अधिकार है और राज्यों को इसे देना ही होगा। लेकिन एक मिनट, बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी क्या सिर्फ मां की होती है? बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब इस बातचीत को मैटरनिटी से आगे बढ़ाकर पैटर्निटी लीव यानी पिताओं को मिलने वाली छुट्टी की तरफ ले चलते हैं। और आप देखेंगे कि यहां पॉलिसी में एक बहुत बड़ा गैप है। ये फर्क देखिए कितना बड़ा है। एक तरफ मां के लिए 26 हफ्तों की छुट्टी जो कानूनन जरूरी है, और दूसरी तरफ पिता के लिए सिर्फ 15 दिन, और वो भी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए। देश के बाकी पिताओं के लिए कोई नेशनल लॉ है ही नहीं। मतलब ये जो अंतर है ये जमीन आसमान का है। तो सवाल है कि एक अच्छी नेशनल पैटर्निटी लीव पॉलिसी इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, इसके कई फायदे हैं। एक तो ये पिता और बच्चे के बीच के बॉन्डिंग को मजबूत करती है। दूसरा, ये घर और ऑफिस दोनों जगह जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देती है। इससे वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी भी बनी रहती है। और सबसे जरूरी बात, ये उस पुरानी सोच को तोड़ती है कि पुरुष सिर्फ कमाने के लिए होते हैं। तो अब तक हमने प्रॉब्लम की बात की, अब आते हैं सॉल्यूशन पर। इस पूरी बातचीत के आखिरी हिस्से में हम उन कदमों पर नजर डालेंगे जो भारत की पेरेंटल लीव पॉलिसी को सबके लिए बेहतर और ज्यादा असरदार बना सकते हैं। तो आगे का रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स कुछ बड़े कदम सुझाते हैं। पहला, फंडिंग का बोझ सिर्फ एम्प्लॉयर पर ना हो, बल्कि इसे सोशल इंश्योरेंस मॉडल पर लाया जाए। दूसरा, एक स्पेशल मैटरनिटी बेनिफिट फंड बनाया जाए, खासतौर पर छोटे बिजनेस और इनफॉर्मल सेक्टर के लिए। तीसरा, पिताओं के लिए एक नेशनल पैटर्निटी लीव कानून लाया जाए। और चौथा, क्रैच और चाइल्ड केयर जैसी सुविधाओं में इन्वेस्ट करके पूरी केयर इकोनॉमी को मजबूत किया जाए। इन सारे सुझावों के पीछे एक ही सेंट्रल आइडिया है, वो ये कि बच्चे की देखभाल सिर्फ माँ बाप की पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक शेयर्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी एक साझा सामाजिक जिम्मेदारी है। और ये सोच में एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। भारत की अदालतों ने तो कह दिया कि ये पेरेंटल राइट्स हैं, पर क्या अब हमारी पॉलिसीज इतनी मजबूत बन पाएंगी कि ये अधिकार सच में हर एक माँ बाप तक पहुंच सके? और इसी सवाल का जवाब भारत के लाखों कामकाजी परिवारों का भविष्य तय करेगा।